चलिए आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज चालू करते हैं। किस चीज़ का? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सभी थ्योरी करके थ्योरी के साथ साथ पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जेईई मेंस नीट एडवांस सभी का ब्रीफर शेयर करते हुए हम थ्योरी को कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझने के लिए सबसे पहले हमको इलेक्ट्रोलाइट समझना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? क्या इलेक्ट्रोलाइट? ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है ये पहले हम आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इलेक्ट्रोलाइट को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है। जैसे मान लीजिए हम एक पानी लिए, इस डिब्बे में पानी लिए। इस डिब्बे में जब पानी लिए तो ये पानी का फॉर्मूला होता है H2O। जब H2O जला आपको ए बी कोई मोलिक्यूल लिए जैसे HCl लिए, तो ये क्या करेगा? पानी में डिसोसिएट हो जाएगा H प्लस और Cl माइनस में। तो वही कहता है कि इलेक्ट्रोलाइट उसे कहता है जो कम्प्लीटली या पार्शियली आयनिक, मतलब जैसे पानी में जब हम NaCl को डालें तो NaCl क्या हो जाता है? आयनाइज हो जाता है Na प्लस और Cl माइनस में। यही जो आयन में टूट जाता है तो ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो गया पानी में। तो इसलिए कहता है, तो उसी सोल्यूशन को हम कहेंगे क्या? उसी सोल्यूशन को हम कहेंगे आपको क्या? इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। जो पानी में कोई मॉलिक्यूल ए भी हम दिए तो वो क्या हो गया? पानी में डिसोसिएट हो गया A प्लस और B माइनस में। उसी सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, जो पानी में डिसोसिएट हो जाए। और चलिए अगला बात करते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर देख लीजिए परिभाषा क्या है। दो सोल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन विच कंटेन्स आयन। कहने का मतलब क्या? जब पानी में हम ए बी मोलिक्यूल्स है, ये इसको डाल देते, क्या हो गया? ये आयनाइज हो गया, यानी ए प्लस और बी माइनस में टूट गया, ए माइनस बी माइनस में टूट गया। इसी सोल्यूशन को ही हम कहेंगे क्या? इसी सोल्यूशन को हम कहेंगे क्या? इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। चलिए अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए एक एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे देखिए NaCl, जब वाटर में देखिए वाटर है तो वाटर में NaCl दिए तो NaCl क्या हो गया? Na और प्लस Cl माइनस में टूट गया। Na और प्लस Cl माइनस में टूट गया तो क्या हो गया? इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। यानी समझ ले सीधा सा, जब पानी में हम जैसे NaCl को डाले तो NaCl क्या हो गया? डिसोसिएट हो गया Na प्लस और Cl माइनस में। तो इसी सोल्यूशन को ही कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। जो वाटर में घुल जाए ना, उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। ये तो पूरा आयनाइज हो गया, NaCl क्या होगा? पूरा रूप से टूट जाएगा Na प्लस और Cl माइनस में। और उसी में जब हम वीक एसिड यानी CH3COH के डालते हैं तो ये पूर्ण रूप से ये क्या होता है? डिसोसिएट नहीं होता पानी में। ये पानी में पार्शियली डिसोसिएट होता है। तो उसे ही कहते हैं जब पार्शियली, यहाँ पर देखिए, या कम्प्लीटली या पार्शियली आयनाइज, जब पानी में हम डालते हैं कोई भी कंपाउंड को, कोई भी मॉलिक्यूल्स को, जैसे देखिए ये भी डाले, ये पार्शियली या कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाए पानी में, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। अब चलिए इलेक्ट्रोलाइट तो समझ आ गया। अब जो ये इलेक्ट्रोलाइट हम पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट तो दो टाइप का हो जाएगा यहाँ पर। कौन? एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एगो होगा जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, एक होगा जो पार्शियली डिसोसिएट होगा। चलिए अब इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के बारे में हम समझते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन जो होता है ये आपको दो टाइप का होता है। कैसे? एक जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? तो ये जो मॉलिक्यूल हम लिए थे ए बी क्या होने थे? ए बी जो मॉलिक्यूल्स लिए थे यहाँ ऊपर में यानी सोल्यूशन में, तो वो क्या होता है? मॉलिक्यूल्स यानी पार्शियली आयनाइज इन सोल्यूशन। यहाँ पर जो देख लीजिए एक मिनट, यहाँ पर जो हम मॉलिक्यूल्स लिए हैं ए बी, यहाँ पर जो ए बी मॉलिक्यूल्स लिए हैं, तो ये क्या है? या कम्प्लीटली डिसोसिएट हो सकता है या पार्शियली। तो जब कम्प्लीटली डिसोसिएट होगा तो उस समय क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए जो दो भाग में हम इसको डिवाइड किए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट उसे कहते हैं जो पार्शियली आयोनाइज इन सोल्यूशन। ये सोल्यूशन में जो है, ये सोल्यूशन पानी का सोल्यूशन में जब वीक इलेक्ट्रोलाइट को डालेंगे तो ये पूर्ण रूप से आयोनाइज नहीं होगा, ये पार्शियली आधा टूटेगा और आधा बचेगा, उसे ही कहेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ना, ये आप जितने भी वीक एसिड होता है, जितना वीक भी एसिड होता है या वीक बेस होता है, जैसे ऑर्गेनिक जितने भी कंपाउंड होता है, वो सभी क्या होता है? वीक एसिड की तरह होता है, एक्सेप्ट सल्फोनिक एसिड छोड़ के। उसी प्रकार वीक बेस जो होता है ये ऑर्गेनिक वीक होता है। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना, ऑर्गेनिक बेस होता है, वे सब क्या होता है? वीक बेस होता है। और चलिए देख लेते हैं आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसे कहेंगे। तो कहता है कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है कम्प्लीटली आयनाइज इन सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन में 100% डिसोसिएट हो जाए, यानी Na प्लस, जैसे NaCl को जब पानी में देंगे तो कम्प्लीटली Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। तो इसी को हम कहते हैं क्या? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में पार्शियली होता है, जैसे CH3O पूर्ण रूप से पानी में नहीं घुलेगा, आधा सीधा घुलेगा, उसी को कहते हैं आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल देख लीजिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यहाँ का स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो सकता है और स्ट्रॉन्ग साल्ट भी हो सकता है। वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे HCl पानी में पूर्ण रूप से घुल जाएगा, NaOH पूर्ण रूप से घुल जाएगा, NaCl भी पूर्ण रूप से घुल जाएगा।
HNO3 सभी वीक एसिड, मतलब ये क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl, H2SO4, SNO3 ये सब क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे H2SO4 बैटरी में डाला जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड जला ही देता है, यानी ये सब वीक एसिड है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है। पानी में डालते ही ये मतलब क्या होगा तुरंत आयनाइज हो जाता है। तो ये इसका देख लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड है जो पूर्ण रूप से आयनाइज हो जाएगा। HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया। स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, QOH और BaOH के होल 2। साल्ट में देख लीजिए स्ट्रॉन्ग साल्ट हो गया NaCl, CaCl2, KBr। अब चलिए हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से। कहते हैं कि सेलेक्ट स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, हमको इसको हम सेलेक्ट करें कौन इसमें से। देखिए जैसे HCl क्या है, तो HCl हम अभी देखें ये क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि ये पूर्ण रूप से आयनिक हो जाता है। लेकिन बेंजोइक एसिड होता है, बेंजोइक एसिड ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब तो हम अभी दिखा तो नहीं सकते हैं, लेकिन ये होता है वीक एसिड, थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिए। और BaSO4 क्या होता है, BaSO4 ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ये BaSO4 क्या होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। वही प्रकार से NH4OH ये तो आप जानते हैं ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है ये NH4OH क्या है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH3 और H2O में टूट जाता है। अतः देखिए NH3 भले ही वीक एसिड है, ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया, लेकिन H2O जो होता है H2O से एक H+ ये लेकर NH4 और OH बन जाता है, जो एक क्या हो जाता है आपको यहाँ पर जो होता है आपको एक क्या हो जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाता है। चलिए आप देख लीजिए CH3COH ये तो वीक एसिड है, ये वीक एसिड है इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया। K2SO4 पोटेशियम सल्फेट ये बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। यहाँ पर देखिए H2O जो होते हैं ना H2O भी आल्सो सेल्फ, मतलब H2O भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, लेकिन इसमें क्या होता है जब 10,000 मॉलिक्यूल लीजिएगा तो इसमें से एक ही मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, यानी H+ और OH में। तो इसलिए ये क्या होता है कि बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसलिए इसके बारे में हम नहीं चर्चा करते हैं। लेकिन ये सभी जो है इस सबको जो वाटर में डालिएगा तो HCl तुरंत आयनाइज हो जाता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। आप चलिए कंडक्टेंस को समझते हैं, ये कंडक्टेंस क्या होता है। तो यहाँ पर चलिए हम कंडक्टेंस को समझते हैं। तो कंडक्टेंस जो होता है कंडक्टेंस का फार्मूला होता है रेसिप्रोकल ऑफ, देखिए कंडक्टेशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पर कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस जो होता है 1/r होता है, रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का। तो यानी ये मतलब क्या हो गया कंडक्टेशन, ये रेसिप्रोकल, इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, चलिए वो तो हम समझते हैं, ये तो मैथमेटिकल ये फॉर्म है। लेकिन चलिए इसका रीज़न हमको उपयोग क्या करना है, यूज़ क्या करना है इसमें, तो ये चलिए हम बताते हैं। ये जो कंडक्टेंस होता है कहते हैं कि मेजर रेट ऑफ फ्लो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज या करंट इज मेटालिक कंडक्टर या वायर या इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। कहने का मतलब है जैसे कोई वायर है, इस वायर में जो कितना तेजी से करंट प्रवाह हो रहा है इस पूरा वायर में, उसी को क्या कहता है कंडक्टेंस। या वही यह कंडक्टेंस का एक और एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। जब पानी में, जहाँ पर देख लीजिए एक मिनट, जब पानी में इसको डालेंगे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स को, तो वो इलेक्ट्रोलाइट कितना जल्दी इलेक्ट्रोलाइट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाता है, यानी इजीली पूरा रूप से ट्रांसफर हो जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है, पूरा रूप से टूट जाएगा और इधर से इधर जल्दी से जल्दी मॉलिक्यूल मूव करना लगेगा। फिर से समझिए, कहता है कंडक्टेंस जो होता है, कहता है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, करेंट कितनी मात्रा में मतलब फ्लो किया जाता है किसी भी सॉल्यूशन में, मेटालिक कंडक्टर या इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। आप चलिए मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन समझते हैं। चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं, एक मिनट। यहाँ पर चलिए हम चालू करते हैं, क्या यहाँ पर आप चालू करते हैं मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो यहाँ पर देखिए मेटालिक कंडक्टर क्या होता है, मेटालिक कंडक्टर यानी मेटल, जैसे एल्युमिनियम हो गया, जिंक एल्युमिनियम हो गया, आपका जो जितना वायर कॉपर का वायर होगा इसमें, तो वह मेटालिक कंडक्टर जो होता है ये मेटल में होता है, ये तो जानते होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन जो होता है ये क्या हो जाएगा, वाटर में या किसी भी सोल्यूशन में होगा। तो चलिए हम समझते हैं क्या है। तो सबसे पहले यहाँ जो मेटालिक कंडक्टर होता है, यहाँ पर क्या होता है कंडक्टेंस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी किसी भी वायर में क्या प्रभाव होता है, इलेक्ट्रॉन प्रभाव होता है। लेकिन वही इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में आपको कंडक्टेंस मतलब कंडक्टेंस फ्लो ड्यू टू आयंस, इसमें जो होता है इसका और इसमें से क्या होता है, इसका आयन इधर जाता है, इसका आयन इधर जाता है, इसमें आयन का ट्रांसफर होता है। किस चीज़ का होता है, आयंस का ट्रांसफर। लेकिन इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। अब चलिए अगला पॉइंट कहते हैं कि नो केमिकल रिएक्शन। जैसे हम देखिए इसमें से वायर में से करंट प्रभाव हो रहा है, ऐसा नहीं है कि हम कॉपर का वायर लेते रात में होकर कॉपर सल्फेट हो गया, ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा नहीं ना होता है, क्योंकि कॉपर है तो कॉपर ही का होता है। लेकिन सोल्यूशन में जैसे NaCl लिया तो ये वाटर से रिएक्शन करके NaOH बना लेता है, कुछ बना लेता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये रेडॉक्स रिएक्शन एक्वार, यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन के साथ साथ क्या होता है, यहाँ पर केमिकल नेचर चेंज हो जाता है। इसमें केमिकल नेचर क्या हो जाता है, चेंज होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, केमिकल नेचर इन मेटालिक कंडक्टर सेम ड्यूटिंग प्रोसेसेस,
कहना का मतलब जब हम करंट प्रवाह करेंगे कॉपर के वायर से, तो कॉपर का वायर तो कॉपर का वायर ही रहेगा, ऐसा नहीं कि कॉपर सल्फेट बन जाएगा। इसमें इसीलिए कहता है कि इसमें क्या होता है, इसका कंडक्टर के समय जो होता है इसका क्या होता है, मेटालिक कंडक्टर सेम होता है, लेकिन इसमें केमिकल नेचर को होने के कारण इसमें क्या होता है, चेंज हो जाता है, इधर का आयन इधर का, इधर इधर का इधर, ये आपस में रिएक्शन कर लेता है। लेकिन ये मेटालिक कंडक्टर में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर कहता है कि जब मेटालिक कंडक्टर में टेम्परेचर कीजिएगा, ज़्यादा बढ़ाइएगा, तो मेटालिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मेटालिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की क्षमता घट जाएगा। जब कोई भी मेटल है उसको जब हीट कीजिएगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन के बीच कोलिजन ज़्यादा बढ़ जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण वो तेज़ी से फ्लो नहीं कर पाता है। इसीलिए उसका क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस, यानी कंडक्टेंस कहने का मतलब क्या है, चार्ज की फ्लो जो होता है वो कम हो जाएगा। लेकिन वही जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है टेम्परेचर जब इनक्रीज, ये तो हम बता दिए अभी, फिर बता देते हैं। टेम्परेचर जब इंक्रीज कीजिएगा मेटालिक कंडक्टर में, तो यहाँ पर मेटालिक कंडक्टेंस यानी मेटल में जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की क्षमता घट जाएगी। क्यों, क्योंकि जैसे वायर है जिसमें क्या हो जाए, जब गर्म कीजिएगा तब ये इसका इलेक्ट्रॉन की कोलिजन बढ़ जाता है, यानी ऐसे ऐसे होने लगता है। लेकिन जब वायर होता है तो वायर में ऐसे ऐसे होने लगता है, तो ऐसे में थोड़ा ज़्यादा पथ तैयार करके आगे बढ़ता है। लेकिन जब टेम्परेचर हो जाता है तो ऐसे ज़्यादा एनर्जी होने के कारण ऐसे ऐसे मूव करने लगता है, जिसके कारण वो जो उसका फ्लो होने की क्षमता उसे कम होने लगती है धीरे धीरे। लेकिन वही जब इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, यानी जब वाटर, जैसे इसमें इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में इसमें तो पानी होता है, जब पानी को हीट कीजिएगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स यानी आयन जो होगा कोई भी चार्ज, और रेट इसकी फ्लो ज़्यादा हो जाएगी, यानी तेज़ से बहने लगेगी, और उसकी कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कंडक्टेंस कहने का मतलब कि चार्ज की फ्लो जो होता है, ये चार्ज यानी यहाँ पर आयन की फ्लो यहाँ तेज़ी हो जाता है। तो अब चलिए एक चीज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पर तो ये हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक और मेटालिक कंडक्टेंस। अब चलिए, हमको तो ये पढ़ना नहीं है, ये तो फिजिक्स का है। तो अब हम ये चलिए चर्चा करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टेंस है ये किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, फैक्टर इफेक्टिंग हम चलिए दिखते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में जो इफेक्टिंग ऑफ टेम्परेचर, फैक्टर ऑफ इफेक्टिंग, मतलब जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में क्या किए, टेम्परेचर इंक्रीज किए। इसमें अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मोलिक्यूल्स क्या हो गया, इसका मोलिक्यूल्स और तेज़ से अथी होने लगेगा। तो वही चलिए पहला है, कहता है कि जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कहने का मतलब कि चार्ज का फ्लो, कहता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इंक्रीजेज, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज, यानी चार्ज की फ्लो, मतलब चार्ज करने का मतलब आयन का फ्लो जो होगा ये तेज होने लगेगा, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ मूवेशन ऑफ आयंस इन सोल्यूशन की जो मूवमेशन होगा, यानी आयंस का जो मूव होने का क्षमता होगा, ये धीरे धीरे बढ़ने लगेगा जब हम हीट देते जाएंगे, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे। चलिए दूसरा फैक्टर देखते हैं। कहता नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यानी कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ आयंस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। कहता है अगर किसी भी सोल्यूशन में जितना आयंस रहेगा उतना ज़्यादा कंडक्टेंस होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, कंडक्टेंस कहने का मतलब क्या, उतना ज़्यादा चार्ज फ्लो होगा। कंडक्टेंस क्या है, उतना चार्ज या आयन उतना ज़्यादा फ्लो होगा। यानी कहता है कि जितना सोल्यूशन में आयन रहेगा उतना ज़्यादा कंडक्टेंस होगा, उतना जल्दी चार्ज फ्लो होगा, वही ये लिखा गया है। जैसे एग्जाम्पल्स हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पर जैसे देख लीजिए, कहता है कि 1 मोल HCl लीजिए और 1 मोल CH3COH ले लीजिए। बताइए इसमें से कौन ज़्यादा मूवमेशन करेगा, वाटर में, पानी में कौन ज़्यादा मूव करेगा जल्दी, इसमें से कौन मूव करेगा। तो चूंकि हम जानते हैं HCl जो होता है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो ये पानी में क्या हो जाएगा, जैसे 1 मोल HCl लिए तो 1 मोल जब लेंगे, जब डिसोसिएट नहीं होगा, 0 होगा, जब ये मान लीजिए ये पूरा HCl डिसोसिएट होगा तो ये 1 हो गया। तो यहाँ पर 2 मोल फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर 2 मोल फॉर्मेशन हो रहा है, यानी एक मोल इसका H+ का, 1 मोल Cl- का। यानी जब 1 मोल लिए HCl तो जब पानी में डिसोसिएट हो गया तो H+ और Cl- बन गया, यानी 1 मोल दोनों बन गया। तो यहाँ पर 2 मोल बन चुका है, यानी पूर्ण रूपेण से क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया वाटर में। और जब डिसोसिएट होगा तो ईजिली ये मूव करेगा, पानी में ईजिली मूव करेगा। लेकिन वहीं पर 1 मोल जब CH3COH लिए हुए हैं, इसमें क्या होता है, CH3COH ये पानी में पूर्ण रूपेण से डिसोसिएट नहीं होता। यानी पानी में जैसे हम मान लीजिए 1 मोल CH3 लिए हैं, जब डिसोसिएट नहीं होता 0 हुआ। जब हम मान लीजिए इसमें से X डिसोसिएट हो गया तो ये बना X, जब X बना तब ना -X, इसमें एक में से -X घट गया। तो यानी यहाँ पर कहने का मतलब, यहाँ पर जो 1+ यहाँ पर जो है क्या, इसमें जो होता है CH3COH जो होता है पूर्ण रूप से वाटर में डिसोसिएट नहीं होता है, जिसके कारण जो होता है इसका मूवमेशन कहने का मतलब कि ये जो होता है कम मूव करेगा पानी में। क्यों, क्योंकि ये पूर्ण रूप से डिसोसिएट नहीं होता। लेकिन वही जो होगा
वही जो HCl 1 मोल HCl जो होगा ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने के चलते ये पानी में इजीली मूव करेगा और पूर्ण रूप से HCl डिसोसिएट हो जाता है। यही इसका रीज़न है। कहता है कि पानी में मूवमेशन की एनर्जी यानी ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पानी में इजीली मूव करेगा, और वीक इलेक्ट्रोलाइट उतना कम करेगा। जैसे देख लीजिए NaOH क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसका ये इजीली पानी में आयोनाइज हो जाएगा, मतलब Na+OH- में, तो इजीली ये मूव करेगा पानी में। NH4OH जो होता है ये एक वीक एसिड होता है। क्या होता है, वीक एसिड होता है, जिसके कारण ये उतना अच्छा रूप से आयोनाइज नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है, इसलिए इसका कंडक्टेंस जो होगा कम होगा। लेकिन वहीं पर NaOH का कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ये इजीली पानी में मूव कर सकता है और इजीली डिसोसिएट हो जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कंडक्टेंस यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की क्षमता ज़्यादा किस में होगी, NaOH में। NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसीलिए क्या हो, इसका आयनाइज हो जाएगा, यानी आयन के रूप में टूट जाएगा Na+ और OH में, OH- में। NH4OH भी टूटेगा, लेकिन बहुत कम मात्रा में टूटता है इसके तुलना में, तो इसीलिए NaOH का कंडक्टेंस यानी आयन्स का फ्लो होने की क्षमता NaOH का ज़्यादा है NH4OH के तुलना में। चलिए अगला क्वेश्चन और नोट्स करते हैं। कहता है कि नोट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो डायरेक्ट कंडक्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज का। आप समझिएगा ये कितना इंपॉर्टेंट है, आपको हम समझाते हैं आगे। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो है कंडक्टेंस जो होता है, जितना बड़ा साइज रहेगा जितना बड़ा साइज रहेगा वो उतना ज़्यादा वाटर में मूव करेगा। लेकिन आप लोग को लगता होगा यार जितना छोटा साइज रहेगा वो ज़्यादा पानी में जल्दी से मूव करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि हाइड्रेट आयन, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कोई Na+ आ गया, तो यहाँ पर क्या होता है, वाटर का मॉलिक्यूल जैसे छोटा साइज होगा तो चारों तरफ से घेर लेगा, चारों तरफ से क्या होगा, घेर लेगा, तो एक बड़ा हाइड्रेट बना लेगा बड़ा। अब ये इतना बड़ा मूव होने में बहुत, जैसे छोटा रहेगा ना, जैसे Na+ छोटा था, इसमें क्या किया, पानी का जो होगा हाइड्रेट है ना, इसमें से H2O का मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में जुट जाएगा छोटा रहेगा तो। लेकिन वही जब वहीं पर जब बड़ा साइज का कोई आइटम रहेगा बड़ा साइज का, तो उसका हाइड्रेट आयन नहीं उतना बनेगा, उसका बहुत ही कम बनेगा। इसीलिए वो जो होता है बजट जितना बड़ा साइज रहेगा उतना ज़्यादा उसका कंडक्टेंस होगा। इसमें इसका ऑर्डर है, आप समझे, नहीं समझते हैं तो आप चलिए एग्जाम्पल हम समझाते हैं। जिसे हम बताएंगे Na+, Mg2+, Al3+, Zr4+। बताइए इसमें कंडक्टेंस किसका ज़्यादा है, तो कंडक्टेंस सबसे ज़्यादा किसका होगा, चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले कहता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पर देखिए कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, साइज का। सबसे पहले देखिए साइज बड़ा किसमें है, साइज की बड़ा है। इसके बाद सबसे पहले चार्ज देखिएगा, क्या देखिएगा, चार्ज डोमिनेशन। जितना कम चार्ज उसका क्या होगा, जितना कम चार्ज उसका उतना ज़्यादा कंडक्टेंस। यानी जैसे मान लीजिए Na+ है, Na+ पे एक ही चार्ज है, तो इसका बहुत कम अथी आएगा घेरने के लिए, क्या हाइड्रेट आएगा। लेकिन वहीं पर जैसे मान लीजिए कोई Zr4+ है, तो इसमें 4 वो प्लस आयन है, तो इसके लिए चारों तरफ से बहुत ज़्यादा आएगा इसमें, क्योंकि ज़्यादा है ना, प्लस ज़्यादा है तो वह ज़्यादा ग्रुप आएगा। इसीलिए सबसे पहले देखिए कंडक्टेंस का ऑर्डर निकालते समय सबसे पहले क्या कीजिएगा, चार्ज देखिएगा। जब चार्ज सेम रहेगा तब आप साइज पर जाइएगा, लेकिन पहले चार्ज पर देखिएगा जिसका चार्ज कम उसका कंडक्टेंस ज़्यादा, ये ऑर्डर है निकालने का। तो वही नहीं देख रही सबसे पहले कंडक्टेंस निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले चार्ज पर जाइए, इसके बाद साइज पर जाइएगा। पहले चार्ज सेम रहेगा तब आप जाइएगा किस चीज़ पर, साइज पर, लेकिन पहले चार्ज से ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर तो किसी पर चार्ज सेम नहीं है, चार्ज इस पर किसी पर सेम नहीं है, तो साइज पर जाएंगे, क्या जाएंगे, यहाँ पर देख लीजिए चार्ज क्या है, सेम तो नहीं है, तो यानी सबसे देखिए सबसे कम चार्ज किस पर है, तो Na+ पर है। क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए कंडक्टेंस क्या होता है, सबसे पहले कंडक्टेंस जो होता है सबसे पहले Na+ का ज़्यादा हो गया, इसके Mg2+ के Al3+ के Zr4+ के। क्यों Na+ का ज़्यादा इसलिए हुआ क्योंकि सबसे कंडक्टेंस निकालने का तरीका है कि सबसे पहले आप किस चीज़ का देखिए, चार्ज का, जिसमें कम चार्ज उसका कंडक्टेंस ज़्यादा, क्योंकि उसका हाइड्रेट आयन बहुत कम बनेगा, इसलिए Na+ का ज़्यादा कंडक्टेंस हो जाता है Mg2+ के, इसके बाद Al3, इसके बाद Zr4+। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कंडक्टेंस जो होता है ना, ये चार्ज देखिए सबके क्या है, साइज करीब करीब एक ही अथी को होता है, तो इसलिए यहाँ पर चार्ज पर जाइएगा, तो चार्ज पर जाइएगा ना सबसे पहले मेरे दोस्त, एक मिनट, तो वही चार्ज देखिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, सबसे चार्ज कम किसका है, Na+ का, इसीलिए Na+ ज़्यादा कंडक्टेंस होगा। उसी प्रकार देख लीजिए PO4 SO4 - 2 Cl-। बताइए इसमें सबसे ज़्यादा कंडक्टेंस किसका होगा, इसमें जो होगा क्लोरीन का कंडक्टेंस ज़्यादा हो, क्योंकि इसके पास चार्ज कम है, इसका पास क्या है, चार्ज कम है। वही ना कहें, जब भी कंडक्टेंस का ऑर्डर निकालेगा तो सबसे पहले चार्ज देखिएगा,
जिस पे अगर चार्ज का ऑर्डर पहले देख लीजिएगा, जिस पे कम चार्ज होगा उसका कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देखिए Cl माइनस का चार्ज कम है, SO4 का -2 है, PO4 का -3 है, तो कंडक्टेंस का हो जाएगा इस तरफ से। चलिए अगला एग्जाम्पल करते हैं, शायद आप समझे होंगे, नहीं समझे होंगे, चलिए और समझाते हैं अभी। अब हम कहते हैं, अब देखिए सबसे हम पहले क्या कहते हैं, सबसे पहले आप चार्ज देखिएगा, अगर जब चार्ज सेम रहेगा तब साइज पर जाइएगा, जब चार्ज सेम रहेगा तब किस चीज़ पर जाइएगा, साइज पर जाइएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज का, किसके प्रोपोर्शनल होता है, साइज का। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर सबसे पहले तो चार्ज सेम है, तो चार्ज के अनुसार तो लगा नहीं पाएंगे, तो आप साइज पर जाइए। साइज सबसे बड़ा किसका है, तो CS प्लस का, तो यानी CS प्लस का ज़्यादा हो जाएगा, इसके बाद RB का, इसके बाद K प्लस का, इसके बाद Na प्लस का, इसके बाद Li का। लेकिन आप लोग को लगता होगा कि Li प्लस का ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि जब इस पानी में जाएगा Li प्लस आया तो इसका क्या करेगा, इसका हाइड्रेट आयन बहुत ज़्यादा घेरेगा, इसको ज़्यादा घेरेगा, इस प्रकार से घेर लेगा, तो ये बड़ा हाइड्रेट बन जाएगा, तो ये मूव करने में बहुत दिक्कत होगा। लेकिन ये CS प्लस है, सब चार्ज तो एक ही है ना, लेकिन ये CS प्लस ज़्यादा चार्ज है, तो इसका हाइड्रेट बहुत कम बनेगा, जिसके कारण जो होता है CS प्लस ईजिली मूव कर पाता है। उसी प्रकार एक ऑर्डर बताइए I माइनस Br माइनस Cl माइनस F माइनस, इसमें कंडक्टेंस का ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो इसमें कंडक्टेंस का ऑर्डर हो जाएगा I माइनस का ज़्यादा, क्योंकि इसका सब में चार तो पहले सेम है, इसलिए साइज पर आप जाएगा, तो इसलिए I माइनस का ज़्यादा हो जाएगा, इसके बाद Br माइनस का, इसके बाद Cl माइनस का, इसके बाद F माइनस का। उसी प्रकार बताइए NaCl और KCl और CaCl, तो बताइए इसमें सबसे ज़्यादा किसका हो, यहाँ पर देख लीजिए चार्ज तो सभी में सेम है, Na प्लस C मतलब K प्लस मतलब सभी पर 1 चार्ज है, Cl माइनस पर भी 1 चार्ज है, तो आप किस चीज़ पर जाएंगे, साइज पर। तो Na का साइज और K का साइज और CS के साइज, तो CS का साइज सबसे बड़ा होता है, इसके बाद K का होता है, इसके बाद Na का होता है, कि मतलब पोटेशियम होता है 19 होता है, सोडियम 11 होता है, इसलिए यहाँ पर क्या है, मास नंबर ज़्यादा तो साइज का बाद साइज भी ज़्यादा, तो इसलिए यहाँ पर सबसे बड़ा साइज किसका है, CL का, इसके बाद KCl का, इसके बाद NaCl का। आई होप कि आप समझे होंगे। चलिए एक और चीज़ समझते हैं, कहता है कि वीक एसिड और वीक बेस, वीक एसिड और वीक बेस में क्या होता है, कंडक्टेंस जो होगा वीक एसिड और वीक बेस में क्या होगा, कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एसिडिक एस्टेंट का, जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उतना ज़्यादा कंडक्टेंस होगा। वीक एसिड में जितना ज़्यादा एसिडिक यानी वीकी एसिड होगा तो उसमें क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा तो कंडक्टेंस ज़्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा तो कंडक्टेंस ज़्यादा। चलिए एक एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे 1 मोल CH मतलब यहाँ पर देखिए HCOOH लिए, 1 मोल CH3COH लिए, तो बताइए इसमें से इस कंडक्टेंस किसका ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले तो एसिडिक ऑर्डर निकालिए, तो एसिडिक ऑर्डर इस दोनों में से सबसे ज़्यादा किसका आएगा, तो HCOH का आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है HCOH जो होता है, यहाँ पर H इस प्रकार से यहाँ पर H प्लस I लगाते हैं और CH3 भी प्लस I लगाता है, लेकिन ये आयन जो CH3 प्लस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देता है, I प्लस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देता है। ये आप लोग पढ़े होंगे इंडक्टिव इफेक्ट में, यहाँ पर कम इंडक्टिव इफेक्ट है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, जिससे कारण इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल होने लगता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा ही देता है चार्ज, इसलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है, HCOH का ज़्यादा हो जाएगा CH3COH से। अब वही होता है ऑर्डर ना, कंडक्टेंस ज़्यादा, कंडक्टेंस कब ज़्यादा होगा, जब एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, तो यहाँ पर देख लीजिए एसिडिक HCOH का ज़्यादा है CH3COH की तुलना में, इसलिए कंडक्टेंस का भी ऑर्डर हो जाएगा वही जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया HCOH CH3OH, उसी प्रकार कंडक्टेंस का हो जाएगा HCOH और CH3COH, क्योंकि यहाँ पर प्लस I इफेक्ट का कारण होता है। कैसे, देख लीजिए एक और समझाते हैं। H प्लस जो होगा, H प्लस यहाँ आपको थोड़ा I प्लस लगाएगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ये बहुत कम इंडक्टिव इफेक्ट होता है, लेकिन CH3 प्लस ज़्यादा लगाता है, ये 17 गुना रेट बढ़ा देता है, जो 17 गुना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देता है H प्लस की तुलना में, तो इसीलिए थोड़ा ये जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने के कारण अनस्टेबल होने लगता है, ये थोड़ा कम अनस्टेबल होगा, तो इसलिए इसमें ज़्यादा एसिडिक यही होता है। चलिए एक प्रीवियस ईयर जेईई मेंस का क्वेश्चन हम कर लेते हैं। कहता है कि द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सोल्यूशन, हमसे पूछ रहा है बताइए 1 मोल फॉर्मिक एसिड और 1 मोल एसिडिक एसिड और 1 मोल बेंजोइक एसिड, बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर किस चीज़ का ऑर्डर बताइए, इसमें से कंडक्टेंस का ऑर्डर क्या होगा, या कंडक्टिविटी पूछ रहा है, तो यानी बताइए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब वही होगा कंडक्टेंस, यानी इसमें ज़्यादा किसका कौन सबसे ज़्यादा कंडक्टेंस होगा, किस में ज़्यादा होगा। तो चूँकि हम यहाँ पर सबसे पहले निकाले हैं, यहाँ पर अभी निकाले हैं ना, यहाँ पर फॉर्मिक एसिड यानी HCOH का और एसिटिक एसिड CH3COH का, तो यहाँ पर देख लीजिए फॉर्मिक एसिड का यानी HCOH का ज़्यादा होगा CH3COH का। अब हम सिर्फ एक ही बचा है बेंजोइक एसिड,
ये क्या बचा है, बेंजोइक एसिड को हम कहाँ देंगे। तो सबसे पहले हम एक चीज़ देख लिए, HCOH तो सबसे ज़्यादा है, HCOH का ज़्यादा है CH3 को तुलना में है, लेकिन बेंजोइक एसिड होता है ये बीच में आ जाता है, बीच में ये तो HCOH और CH3 में तो हम ये जानते हैं कि HCOH का क्या होता है, ये कंडक्टेंस ज़्यादा होता है क्योंकि ये ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होता है CH3 को तुलना में। लेकिन ये जो होता है इसका बेंजोइक एसिड COH, इसका जो होता है इसका बीच में हो जाता है। क्यों हो जाता है ये समझ लेते हैं। यहाँ पर HCOH बनाएगा तो इसमें इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आता है, लेकिन जब इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इक्वल नहीं आता है, जिसके कारण यहाँ पर ये बीच में आ जाता है। ये एक्चुअली आपको केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक का भी हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट का क्वेश्चन, और ये फिजिकल का, दोनों पार्ट फेट करके आ गया है क्वेश्चन यहाँ पर, यानी दोनों मिक्सिंग क्वेश्चन है, इसीलिए आपको थोड़ा समझने में कम दिक्कत होते होगा। चलिए आप समझते हैं अगला क्वेश्चन, अगला बात एक नोट समझ लीजिए। कहता है कि कंडक्टेंस ऑफ H+ और OH आर वेरी वेरी हाई ड्यू टू ग्रोथस इफेक्ट। ग्रोथस से आपने देखा था कि कंडक्टेंस जो होता है H+ आयन और OH- का सबसे ज़्यादा होता है, या भले ही जैसे जब हमको स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्गे में हमको तुलना करे पड़ेगा कि बताइए किसका इलेक्ट्रोलाइट सबसे ज़्यादा होगा, किसका इलेक्ट्रोलाइट का मतलब कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट सबसे ज़्यादा होगा। तो मान कंडक्टिव इलेक्ट्रोलाइट मतलब कहने का मतलब क्या होगा, किसका ज़्यादा आयन जल्दी इजीली मूव करेगा और किसका स्ट्रॉन्ग में। अब स्ट्रॉन्ग में हम तुलना करना सीखते हैं। तो जैसे देखिए HCl लिया और NaCl 1 मोल लेंगे, लेकिन हम क्या कहें यहाँ पर ग्रोथ से फिर क्या कहते हैं कि H+ और OH- आर वेरी वेरी हायर लार्ज ड्यू टू ग्रोथ इफेक्ट। कंडक्टेंस जो होता है H+ आयन या OH- वाले का ज़्यादा होता है। क्यों होता है, तो जैसे यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे ये OH है, यहाँ पर पहले चलिए OH ये नहीं था, यहाँ पर OH यहाँ था, यहाँ पर H था, तो ये क्या किया, ये H+ आयन क्या है, इससे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने लगा, यहाँ पर 3 बॉन्ड बनने लगा, तो ये हाइड्रोजन टूट जाएगा, तो ये हाइड्रोजन फिर यहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर करेगा तो फिर ये हाइड्रोजन टूट जाएगा, ये हाइड्रोजन टूट जाएगा तो ये फिर यहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा तो ये यहाँ पर ये बन जाएगा, H+ बन जाएगा। तो इसी प्रकार से चैन के रूप में ट्रांसफ़र होता है। लेकिन मान लीजिए, आप ही मान लीजिए यहाँ पर कोई मार करके है, यहाँ पर हमको जाना है तो आप दौड़ के जाइएगा, लेकिन एक है कि ये यहाँ पर जैसे H+ गया है तो यहाँ पर एक ही कंपाउंड के थ्रू गया है, लेकिन यहाँ पर हमको दौड़ के जाना है, तो दौड़ के जब जाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसे करके एक आदमी को यहाँ पर दिए, इसके फिर इसके बाद इसको दे दिए, इसके बाद इसको दे दिए, तो ये इजीली ट्रांसफ़र हो गया। नहीं समझे, यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम आपको कहेंगे 1 किलोमीटर दौड़ के जाइए, 1 किलोमीटर कोई सामान लेकर जाइए, हम क्या करेंगे 1 ही किलोमीटर में 100 आदमी को लगा देंगे, थोड़ा देर इसको दे देंगे, थोड़ा देर इसको दे देंगे, थोड़ा देर इसको दे देंगे, इसमें क्या होगा, जल्दी सन चला जाएगा। लेकिन आप अकेले लेकर यहाँ पर 1 किलोमीटर जाइएगा तो थोड़ा धीरे जाइएगा। इसीलिए यहाँ पर होता है कि H+ और OH- का वेरी हाई कंडक्टेंस होता है। क्या होता है, वेरी हाई कंडक्टेंस होता है। ये आपस के मॉलिक्यूल है, टूट कर ये तुरंत पहुँचा देते हैं H+ आयन को, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया। लेकिन वह लेकिन दूसरे में ऐसा नहीं होता है, जैसे NaCl में इस प्रकार नहीं होता है, ये आयंस अपने मूव करता है। लेकिन OH- का मॉलिक्यूल से H+ होता है, ये इस प्रकार से मॉलिक्यूल्स के रूप में बहता है। तो इसीलिए कंडक्टेंस ऑफ H+ और OH- वेरी हाई ड्यू टू ग्रोथस इफेक्ट। ग्रोथस साहब ने ऐसा देखा था, इसीलिए ग्रोथस इफेक्ट इसे कहा गया है। तो बताइए 1 मोल HCl और 1 मोल NaCl में किसका जो होगा कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। तो ऑफकोर्सली HCl का ज़्यादा होगा, क्योंकि ये H+ है, यहाँ पर H+ है, इसमें तो कोई यहाँ पर तो कोई नहीं है, और दोनों तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसीलिए H+ बोले को HCl का ज़्यादा कंडक्टेंस होगा। आई होप कि समझे होंगे। उसी प्रकार 1 मोल NaOH और 1 मोल मतलब NaCl दोनों तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन यहाँ पर ग्रोथस इफेक्ट क्या कहता है कि यहाँ पर देखिए Na मतलब H+ या OH- से रहेगा, उसका कंडक्टेंस ज़्यादा रहेगा। तो देखिए 1 मोल मतलब यहाँ पर OH है, यहाँ पर तो NaCl है, यहाँ पर कोई नहीं है, इसलिए OH वाला का कंडक्टेंस ज़्यादा होगा NaCl की तुलना में। चलिए एक और चीज़ समझ लेते हैं। तो चूंकि चल लेते हैं कंडक्टेंस ज़्यादा डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है विस्कोसिटी का। ये बात आप समझे होंगे, नहीं समझे होंगे तो चलिए आप आगे कभी समझाएंगे। अब चलिए यूनिट ऑफ कंडक्टेंस बारे में हम क्या पढ़े थे, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस बराबर क्या पढ़े थे 1/r, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस का ये फार्मूला पढ़े थे, तो 1/r हो गया। अब चूँकि जानते हैं रेजिस्टेंस का मतलब ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम, या ओम को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, पर ओम हो जाएगा, मतलब पर इन्वर्स ओम हो जाएगा। या पर ओम को जो है हम केमिस्ट्री में सीमेन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सीमेन। ये साइंटिस्ट था सीमेन, तो अपने नाम पर इसको सीमेंस रख दिए। पर ओम भी कह सकते हैं या सीमेंस भी कह सकते हैं, लेकिन साइंटिस्ट लोग के नाम पर हम सीमेंस रखते हैं केमिस्ट्री में। तो ये हमको पूछना है कि ऐसा यूनिट बताइए। तो ये जो कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट हो जाएगा, सीमन हो जाएगा या पर ओम हो जाएगा, या सीमेन या पर ओम, यही हो गया कंडक्टेंस का यूनिट। अब चलिए हम समझते हैं यहाँ पर
अब यहाँ पर हम चलिए समझते हैं यहाँ पर कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है। अब हम सबसे पहले पढ़े थे कंडक्टेंस, आप पढ़ेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, बात वही हो गया। अब चूँकि हम अभी समझाएंगे, लेकिन पहले आप मैथमेटिकली आप प्रूफ कीजिए क्या क्या होता है। हम चूँकि जानते हैं यहाँ ये क्या होता है, सबसे पहले स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो यहाँ पर हम कंडक्टेंस पहले क्या पढ़े थे, कंडक्टेंस क्या कहता है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन सोल्यूशन, यानी पूरे सोल्यूशन में कितना प्रवाह हो रहा है आयंस, उसको कहता है कंडक्टेंस। लेकिन स्पेसिफिक कंडक्शन किसे कहता है, तो कहता है कि ये जो होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। हम पहले पूरे सोल्यूशन को पढ़ते थे कि कंडक्टेंस उसे कहते हैं जो सोल्यूशन में कितना चार्ज प्रभाव हो रहा है। लेकिन कंडक्टिविटी जो यहाँ पर देखिए, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होता है 1 सेंटीमीटर में कितना चार्ज प्रवाह हो रहा है, उसको कहते हैं कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। आई होप कि समझोगे। चलिए एक बार और समझाते हैं आपको। सबसे पहले हम चूँकि जानते हैं रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल बाई ए का रेजिस्टेंस ये होगा। जब यहाँ पर प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो रो लग जाएगा, यहाँ पर क्या लग जाएगा, रो लग जाएगा। यहाँ पर प्रोपोर्शनल साइन हटाए तो रो एल बाई ए हो जाएगा। अब चूँकि यहाँ पर देखिए आर तो रेजिस्टेंस है और रो तो रजिस्टिविटी होता है, ये तो आप पढ़े होंगे। और रो रजिस्टिविटी होता है, हम रो को जो लिख सकते हैं इस प्रकार से 1/r लिख सकते हैं। क्यों लिखे हम चलिए आगे दिखाएंगे आपको। रो को जो है हम 1/r लिख सकते हैं, 1/r लिख सकते हैं। इसके बाद एल बाई ए यहाँ है। तो अब चूँकि 1/r को हम चूँकि जानते हैं क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर हम चूँकि कंडक्टेंस का बराबर क्या लिखे थे 1/r। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख दिए, यहाँ पर 1/r लिख दिए, रो के जगह पर 1/r। और 1/r को हम क्या लिख सकते हैं, सी कंडक्टेंस, क्योंकि सी बराबर हम पढ़े हैं 1/r। कंडक्टेंस होता है, ये क्या होता है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस, तो इसलिए 1/r को हम क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। ये एल बाई ए जो होता है, ये एल बाई ए हो गया। अब चूँकि एल बाई ए जो होता है ये सेल कॉन्स्टेंट होता है। कैसे, जैसे ये मान लीजिए 2 इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो इसका जो है क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया ए है इलेक्ट्रोलाइट का। इन दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या है, एल है। इन दोनों का डिस्टेंस क्या है, एल है। इसको कहते हैं एल बाई ए का सेल कॉन्स्टेंट होता है। अब चलिए आगे समझते हैं। ये हम अपने मन से लिए थे मैथमेटिकल फॉर्म के कप्पा, ये आप लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़े होंगे 11th में, तब आपको याद होगा। कप्पा बराबर होता है 1/रो, कप्पा को कहते हैं इसको, यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कप्पा भी कहते हैं। अब चूँकि चलिए अब ये कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है ये हम समझते हैं। सबसे पहले तो आप कंडक्टेंस जानते हैं कि बताइए किसी भी सॉल्यूशन में कितना चार्ज, किसी भी सॉल्यूशन में, यानी जैसे ये पूरा सॉल्यूशन है, इसमें कितना चार्ज प्रवाह हो रहा है, उसी को कहता है कंडक्टेंस। लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसे कहते हैं, कहता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में कितना इलेक्ट्रोलाइट्स प्रवाह हो रहा है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में, उसी को कहते हैं क्या, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। आई होप कि आप समझे होंगे। अब चूँकि चलिए जानते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो हो गया आपको, कंडक्टेंस इंटू सेल कॉन्स्टेंट। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर के बराबर क्या हो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ये हो गया। स्पेसिफिक कंडक्टेंस ये होता है, सी किसका हो गया, कंडक्टेंस हो गया। एल बाई ए को क्या करें, सेल कॉन्स्टेंट, यानी के जो हो गया स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो गया, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस ये हो गया। और सी क्या हो गया, कंडक्टेंस। और एल बाई ए को हम क्या लिख सकते हैं, सेल कॉन्स्टेंट। अब चलिए इसका यूनिट समझते हैं, क्या समझते हैं, यूनिट। तो यहाँ पर यूनिट इसका देख लीजिए, यहाँ पर तो यूनिट ऑफ के यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस बराबर यहाँ पर ये होता है सी इंटू एल बाई ए क्या होता है, मतलब सेल कांस्टेंट होता है। तो सी हो गया कांस्टेंट, और सी का हम जब सी का जो कंडक्टेंस हो गया सी, और सी का हम पढ़े हैं तो सीमन या पर ओम पढ़े हैं, यहाँ पर हो गया सीमन। अब चूँकि एल हो गया लेंथ होता है सेंटीमीटर में, एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। 1 सेंटीमीटर कट गया तो बचे वो नीचे में बचा 1 सेंटीमीटर, तो ये ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर इन्वर्स हो जाएगा। तो एस सेंटीमीटर या पर ओम सेंटीमीटर होगा, यानी सीमेन या वो क्या पढ़े हैं, ओम। क्योंकि यहाँ पर 1/r को हम रेजिस्टेंस कंडक्टेंस का यूनिट था ना, पर ओम या सीमेन, तो वही यहाँ पर हम लिखे हैं। तो ये तो सीमेन हो गया, और यहाँ एक सीएम कट गया, 1 सेंटीमीटर इन्वर्स हो गया, या पर ओम या पर सेंटीमीटर इसका यूनिट हो गया। किस चीज़ का, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसे कप्पा भी कहते हैं। चलिए आगे समझते हैं। आप समझते हैं मोलर कंडक्टेंस। क्या समझते हैं, मोलर कंडक्टेंस। अब चूँकि चलिए सभी फार्मूला एक दूसरे से रिलेटेड है,
ये थ्योरी रिलेटेड है, आप थोड़ा समझ जाइएगा एक बात तो आपको दिल से वाह वाह बहुत मज़ा आ जाएगा, नहीं समझिएगा तो बहुत भारी लगेगा। चलिए फिर समझाने की हम कोशिश करते हैं। जिसे यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले कंडक्टेंस किसे कहते हैं, तो कहते हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यहाँ पर जैसे कोई सोल्यूशन, ये सोल्यूशन है तो कहता है कि सोल्यूशन, पूरा सोल्यूशन में द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कितना चार्ज प्रवाह हो रहा है, उसी को कहते हैं कंडक्टेंस। और स्पेसिफिक कंडेंस किसे कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं जो 1 सेंटीमीटर क्यूब में, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना चार्ज प्रवाह हो रहा है। कंडक्टेंस कहता है पूरा सोल्यूशन में, स्पेसिफिक कंडीशन कहता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहता है 1 सेंटीमीटर क्यूब में। उसी प्रकार मोलर कंडक्टेंस कहता है, मोलर कंडक्टेंस कहता है कि जब कॉन्सेंट्रेशन, जब 1 मोलर सोल्यूशन लेंगे तो उस समय कितना चार्ज प्रवाह होगा। नहीं समझे, एक बार और समझिए। कहता है कंडक्टेंस कहता है कि ये पूरे सोल्यूशन में कितना चार्ज प्रवाह हो रहा है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहता है कि 1 सेंटीमीटर में कितना प्रवाह हो रहा है। उसी प्रकार कहता है मोलर कंडक्टेंस कि 1 मोलर सोल्यूशन में कितना चार्ज प्रवाह हो रहा है, उसी को कहता है मोलर कंडक्टेंस। आई होप कि आप समझे होंगे। चलिए हम समझाने की कोशिश किए, नहीं समझेंगे तो कोई बात नहीं, चलिए फिर से समझाते हैं। तो वहीं पर कहता है कि मोलर कंडक्टेंस कहता है एकदम, कहता है कि मेजर रेट ऑफ फ्लो ऑफ आयन, क्या कहता है, फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। वही कह रहा है कि 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में कितना चार्ज प्रवाह होगा, उसी को कहते हैं क्या, मोलर कंडक्टेंस। अब चूंकि मोलर कंडक्टेंस का एक फार्मूला होता है, ये हम अभी नहीं बताए हैं। मोलर कंडक्टेंस लैम्डा m बराबर होता है कप्पा इंटू 10⁻³ m। यहाँ पर जो लैम्डा m जो होता है ये मोलर कंडक्टेंस होता है। क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस। और नीचे में जो m है मोलरिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, यानी ये मोलरिटी हो गया, यानी क्योंकि 1 मोलर सोल्यूशन है, मोलर कहने का मतलब मोलरिटी, तो वही हो गया, मोलरिटी हो गया 1 मोलरिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। और यहाँ पर जो ये r है, r कहाँ है, r नहीं, यहाँ पर r होता है कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन। अब यहाँ पर नहीं है, चलिए हम दिखाते हैं। अब यूनिट निकालते हैं, लैम्डा m यानी मोलर कंडक्टेंस का यूनिट निकालते हैं। अब चूंकि के कप्पा हो गया क्या, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट क्या हो गया, सीमन पर सेंटीमीटर। यहाँ पर देख लीजिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यूनिट क्या है, स्पेसिफिक कप्पा का सीमन सेंटीमीटर, सीमन पर सेंटीमीटर। तो वहीं पर यहाँ पर देख लीजिए के जगह पर क्या लिख दिए, सीमन सेंटीमीटर। चलिए 10⁻³ तो ये कांस्टेंट है, इसका तो कोई यूनिट नहीं होगा। अब चूंकि हम जानते हैं मोलर, यहाँ पर जाते हैं मोलरिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स बटा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता है ना। तो नंबर ऑफ मोल तो ये हो गया। अब वॉल्यूम हम लीटर में लेते थे, लेकिन यहाँ पर लीटर को हम जब यहाँ पर लीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। उसी प्रकार लीटर को जब मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर कट जाता है, ये मोल ऊपर जाएगा तो सीमन पर मोल ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका मोलर कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट। ये याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। अब चलिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस समझते हैं। क्या चीज़, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसे कहते हैं, तो कहता है कि जिस प्रकार हम यहाँ पर एक बार फिर समझ लीजिए, कहता है कि जब कहते हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन सोल्यूशन, कहते हैं कि पूरे सोल्यूशन में जब पूरा चार्ज फ्लो होता है तो उसे कंडक्टेंस कहता है। जब 1 सेंटीमीटर क्यूब में फ्लो होता था, 1 सेंटीमीटर में कितना चार्ज फ्लो होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहता है 1 सेंटीमीटर क्यूब में जब प्रभाव होता है चार्ज, उसे कहता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। और जब 1 मोलर सोल्यूशन में प्रभाव होता है तो उसे क्या कहता है, मोलर कंडक्टेंस। उसी प्रकार जब 1 इक्विवेलेंट में जब कितना चार्ज प्रभाव होगा उसी को कहता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। आई होप कि आप समझे होंगे। तो यहीं पर कहता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लैम्डा इसे लिखा जाता है। कहता है मेजर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 नॉर्मल, यानी 1 नॉर्मलिटी। जिस प्रकार से 1 मोलर में कितना प्रभाव हो रहा था, उसी प्रकार 1 नॉर्मल में कितना प्रभाव होगा। नॉर्मल क्या है, नॉर्मलिटी होता है, ये आप लोग सोल्यूशन में पढ़े होंगे। चूँकि वही कह रहा है द मेजर ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में कितना चार्ज प्रभाव हो रहा है, उसी को इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहते हैं। तो लैम्डा ई का फार्मूला होता है कप्पा इंटू 10⁻³ एम, यहाँ पर हो जाता है एन नॉर्मेलिटी। अब चूँकि हम जानते हैं ऐसा यूनिट निकालते हैं। और कप्पा हो गया मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, सीमन पर सेंटीमीटर। अब चूँकि नॉर्मेलिटी बराबर होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बटा
तो यहाँ पर होता है सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पर हो गया ये हो गया। अब चूँकि इसको क्या करता है ग्राम इक्विवेलेंट ये हो गया, और सेंटीमीटर क्यूब में 1 सेंटीमीटर कट जाएगा था, सीमेन ग्राम इक्विवेलेंट पर इन्वर्स और सेंटीमीटर इन्वर्स हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया क्या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का SI यूनिट। अब चलिए रिलेशन समझ लेते हैं। रिलेशन इसीलिए समझते हैं क्योंकि बहुत इसी सबसे क्वेश्चन नहीं आता बोर्ड जेईई मेंस नीट एडवांस में, ये सबसे ये रिलेशन से क्वेश्चन आता है। तो चूँकि हम जानते हैं यहाँ पर रिलेशन बिटवीन लैम्डा और लैम्डा ई यानी मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का रिलेशन हम अपने मन से निकालते हैं। तो चूँकि हम जानते हैं लैम्डा यानी मोलर कंडक्टेंस का होता है कप्पा इंटू 10⁻³ और लैम्डा ई बराबर कप्पा इंटू 10⁻³ नॉर्मलिटी। अब दोनों का हम क्या किए डिवाइड कर दें, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये और ये कट गया तो बच जाएगा क्या n/m बच जाएगा। अब चूँकि नॉर्मलिटी को हम लिख सकते हैं n फैक्टर इंटू m, ये फार्मूला पढ़े होंगे सोल्यूशन में आप लोग। तो ये नॉर्मलिटी को हम क्या लिख सकते हैं n फैक्टर इंटू m, ये लिख सकते हैं। यहाँ पर m और m कट जाएगा तो लैम्डा m बटा लैम्डा ई बराबर हो जाएगा n फैक्टर, और लैम्डा ई इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इसलिए लैम्डा m बराबर हो जाए n फैक्टर इंटू लैम्डा ई। यानी मोलर कंडक्टेंस निकालना होगा तो इक्विवेलेंट में यानी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में n फैक्टर से गुना कर दीजिएगा तो वही हो जाएगा उसका आंसर। आप चलिए n फैक्टर क्या होता है ये हम आगे बताते हैं। तो चूँकि n फैक्टर चलिए देख लीजिए n फैक्टर क्या होता है। तो n फैक्टर क्या होता है जैसे किसी भी मॉलिक्यूल से, जैसे किसी मॉलिक्यूल में टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल निगेटिव चार्ज, किसी भी जैसे किसी मॉलिक्यूल्स हैं जैसे Na2SO4 में कितना पॉजिटिव चार्ज है, तो सोडियम में +1 होता है, यहाँ पर +1 होता है, और सोडियम 2 है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया 2। उसी प्रकार SO4 पर कितना चार्ज होता है -2। तो वही कहता है टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल निगेटिव चार्ज वही होता है क्या n फैक्टर। तो वही हो गया यहाँ पर Na2SO4 में n फैक्टर कितना हो गया 2, क्यों क्योंकि यहाँ पर टोटल पॉजिटिव चार्ज 2 है इसलिए तो इसका हो जाएगा n बराबर 2। जैसे Al2SO4 अल्कोहल 3 इसमें कितना हो जाएगा n फैक्टर, तो चूँकि एक एल्युमिनियम पर +3 चार्ज होता है तो 2 एल्युमिनियम है तो इसलिए क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई यानी 6 हो जाएगा, इसलिए जो इसका n फैक्टर 6 हो जाएगा। यानी टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल निगेटिव चार्ज है, टोटल पॉजिटिव चार्ज एल्युमिनियम पर 6 हो जाएगा। उसी प्रकार K4 एफिशिएंसी 6 आप पढ़े होंगे आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़िएगा, नहीं पढ़े होंगे तो इस पर जो होता है +4 चार्ज होता है, वो हम आगे लिखाना सिखाएंगे। चलिए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं पहले यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर कहता है हमको मोलर कंडक्टेंस, क्या कहता है मोलर कंडक्टेंस यहाँ पर देख लीजिए मोलर कंडक्टेंस ऑफ ए सोल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट AB3 इज 150 सेंटीमीटर क्यूब। हम पहले सम पढ़ लेते हैं इसके बाद हम आपको बताते हैं मोलर कंडक्टेंस कितना दिया गया है। AB3 एक मॉलिक्यूल है जिसका 150 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल हमको दिया गया है क्या मोलर कंडक्टेंस दिया गया है। इफ आयनाइज AB3 होता है A3+ और 3B- में तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालिए। अब चूँकि हम अभी भर के आए हैं लैम्डा m बराबर फार्मूला होता है यानी मोलर कंडक्टेंस होता है n फैक्टर इंटू L लैम्डा ई इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो हमको पूछ क्या रहा है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी यानी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तब चूँकि जहाँ यहाँ पर मोलर कंडक्टेंस दिया गया है क्या तो समझ पढ़िए यहाँ पर मोलर कंडक्टेंस ऑफ ए सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट AB3 एक मॉलिक्यूल है जिसका मोलर कंडक्टेंस 150 दिया गया है 150 दिया गया है। तो यहाँ पर मोलर कंडक्टेंस हमको दिया गया है 150। अब चूँकि यहाँ पर देख लीजिए AB3 कोई मॉलिक्यूल्स था तो A3+ और 3B- हम टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया A3+ है और दोनों पर टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज भी 3 है और टोटल पॉजिटिव चार्ज भी 3 है। तो यहाँ वही होता है n फैक्टर, तो n फैक्टर हो गया यहाँ पर 3। हमको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछ रहा है तो लैम्डा ई अब ये हो गया 150 को 3 से मल्टीप्लाई काटिएगा तो क्या 50 हो जाएगा, इसलिए लैम्डा ई बराबर हो जाएगा आपका C इसका आंसर 50 इन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट, क्योंकि हमको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछा था। तो ये सिंपल से C इसका आंसर हो गया। आई होप कि आप समझे होंगे। चलिए उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया Fe2SO4 के होल 3, तो इसका निकालिए किसका Fe2SO4 और इसका होल 3। अब चूँकि होल 3 है अब चूँकि 1 साल पर SO4 पर कितना होता है SO4 पर कितना चार्ज होता है -2 होता है, यहाँ पर 3 है तो 3 के लिए क्या हो जाएगा 1 साल पर SO4 पर होता है 2 चार्ज यानी -2 तो 3 पर हो जाएगा कितना 6 चार्ज हो जाएगा। तो वही इसी का इसका जो n फैक्टर हो जाएगा ऐसे FeSO4 का n फैक्टर क्या हो जाएगा n फैक्टर इसका 6 हो जाएगा, n फैक्टर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब चलिए ये तो हो गया।
अब हमको पूछ क्या रहा है, कहता है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ रिलेटेड टू मोर कंडक्टिविटी बाय द एक्सेप्शन, मतलब एक्सप्रेशन। कहता है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस का हमको रिलेटेड कीजिए। तो अब चूंकि हम जानते हैं मोलर कंडक्टेंस बराबर होता है n फैक्टर इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो हमको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में पूछ रहा है। तो अब चूंकि यहाँ पर जानते हैं n फैक्टर यहाँ पर कितना हो गया इस मॉलिक्यूल का, n फैक्टर हो गया 6। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए ये जैसे Fe3 पर, तो Fe3 यहाँ पर देखिए SO4 पर कितना होता है, SO4 पर -2 चार्ज होता है, जबकि ये 3 है, 3 के लिए क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6, तो n फैक्टर कितना हो गया 6। और लेमडा ई बराबर यहाँ पर देख लीजिए लेमडा ई बराबर हो जाएगा लेमडा m बटा 6। तो ये देखिए यहाँ पर आंसर है डी, लेमडा ई बराबर लेमडा m बटा 6 लिखा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या डी। चलिए अब क्वेश्चन जहाँ पर देख लीजिए प्रीवियस ईयर की भी क्वेश्चन करेंगे, ऐसा मत कहिएगा कि वैसे ही क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर की भी हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए हम करते हैं। कहता है कि ए कंडक्टेंस सेल वाज फील्ड बाय इतना मोलरिटी ऑफ KCl सॉल्यूशन। हम पढ़ लेते हैं, आपको इसके बारे में हम समझाते हैं आपको। सॉल्यूशन विच हैज स्पेसिफिक कंडक्टेंस इतना, तो इट इज रेजिस्टेंस बराबर इतना, तो बताइए सेल कांस्टेंट बराबर क्या होगा। अरे यार सबसे पहले हम फार्मूला जानते हैं, क्या कप्पा बराबर क्या होता है, आर मतलब कप्पा बराबर फार्मूला क्या होता है, कप्पा बराबर फार्मूला होता है, ये कप्पा बराबर क्या होता है C इंटू एल बाई ए, क्या होता है C इंटू एल बाई ए, और C बराबर क्या होता है 1/r। तो ये सभी वैल्यू हम चलिए पुट करते हैं। तो हम चूँकि कंडक्टेंस है, यहाँ पर देख लीजिए के क्या होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यहाँ पर देख लीजिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस कितना आ गया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया गया है 2.67, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की जगह पर ये रख दिए। इसके बाद 1/r हो जाएगा यहाँ पर फार्मूला 1/r, और यहाँ पर C की जगह पर 1/r लिख सकते हैं, क्योंकि कंडक्टेंस का फार्मूला होता है कप्पा बराबर ये फार्मूला होता है। तो 1/r यहाँ पर 1/r, यहाँ पर देखिए r का वैल्यू हमको दिया गया है कितना 8 पॉइंट, यहाँ पर रेजिस्टेंस भी दिया गया है कितना 82.4 दिया देंगे। हमको सेल कांस्टेंट यानी L/A पूछ रहा है, L/A हमको वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पर देखिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमको यहाँ पर दिया गया है 2.768, और वहाँ पर रेजिस्टेंस दिया गया है, तो रेजिस्टेंस का ये हो जाएगा 1/r हो जाता है ये फार्मूला में, क्योंकि C है तो C को जो हम लिख सकते हैं 1/r भी लिख सकते हैं, इसीलिए 1/r हो गया ये। और सेल कांस्टेंट है, सेल कांस्टेंट वैसे हमको सेल कांस्टेंट पूछ ही रहा है, तो अब सेल कांस्टेंट बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इतना इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0.2286 ऐसे प्रकार से आएगा, यानी इसका आंसर बी आ जाएगा। आई होप कि आप समझेंगे। ये फार्मूला था, ये फार्मूला था क्या बराबर कप्पा बराबर C इंटू क्या होता है L/A होता है, ये C को हम लिख सकते हैं 1/r, क्योंकि कंडक्टेंस रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का, तो वही इसका इस प्रकार से किए हुए हैं। चलिए एक क्वेश्चंस करते हैं, आप फिर समझने की कोशिश करते हैं जेईई मेंस में। ये देखिए 2014 में आया हुआ है मेंस में। कहता है रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 m सोल्यूशन। कहता है कि जब मोलरिटी मतलब यहाँ मोलर जब सोल्यूशन का मोलर अति इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.2 m है, उस समय इलेक्ट्रोलाइट इज इसका रेजिस्टेंस मतलब उस समय इलेक्ट्रोलाइट इज 500 ओम स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो 500 ओम है, तो मतलब 50 ओम है, तो 50 ओम क्या हो गया 0.2 कंसंट्रेशन पर यहाँ पर रेजिस्टेंस 50 ओम दिया गया है हमको। उसी प्रकार स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ द सोल्यूशन 0.2, यानी 0.2 वाला सोल्यूशन का स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमको यहाँ पर देख लीजिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस 1.4 पर मीटर दिया गया, क्या दिया गया है 1.4 यहाँ पर सेंटीमीटर, यहाँ पर सीमेन पर मीटर दिया गया, तो यहाँ पर ये हो गया। अब चूँकि ये हो गया, अब फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन कहता है कि एंड रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 सोल्यूशन, जब कॉन्सेंट्रेशन 0.5 सोल्यूशन रहेगा और सेम इलेक्ट्रोलाइट तो सेम रहेगा, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन को डिफरेंट कर दिया है, तो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन को कर दिया है, तो सेम इलेक्ट्रोलाइट यानी 0.5 जब लेंगे कॉन्सेंट्रेशन, उस समय रेजिस्टेंस हो जाएगा 280 ओम हो जाएगा। तब हमको पूछ रहा है क्या, तब हमको पूछ रहा है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट इन इतना। तब पूछ रहे हैं हमको कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा 0.5 कॉन्सेंट्रेशन पर। तो चूँकि हम जानते हैं मोलर कंडक्टिविटी बराबर होता है K इंटू 10⁻³ तो चूँकि जब हमको मोलर यहाँ पर मोलर कंडक्टेंस हमको पता चल जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस, तो यहाँ पर पूरा हमको अपने आप निकल जाएगा मोलर कंडक्टेंस। यहाँ पर मोलरिटी पता चल जाएगा तो मोलर कंडक्टेंस निकल जाएगा। तो चलिए मोलरिटी हम निकालते हैं सबसे पहले। तो अब चूँकि हम जानते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आप ले
तो यानी हमको इसमें पूछ रहा है कि 0.5 कॉन्सेंट्रेशन पर क्या निकालिए, हमको 0.5 पर मोलर कंडक्टिविटी यानी मोलर कंडक्टेंस निकालिए 0.5 पर। तो 0.5 पर निकालना है। तो चूँकि यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है कि सेम इलेक्ट्रोलाइट जब रहेगा तो सेल कॉन्स्टेंट इस कॉन्सेंट्रेशन पर भी इस कॉन्सेंट्रेशन पर भी दोनों का सेम रहता है। तो चलिए सेल कॉन्स्टेंट जब निकल जाएगा तब हमको नीचे में m का वैल्यू पता चल जाएगा, m चल जाएगा तो अपने हम मोलर कंडक्टेंस निकाल सकता है, यानी मोलरिटी हम निकाल लेते हैं। तो चलिए हम निकालते हैं, अपने समझे होंगे लेकिन निकालते हैं, फिर चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर सेल कॉन्स्टेंट दोनों का सेम होगा, इस कॉन्सेंट्रेशन पर भी इस कॉन्सेंट्रेशन पर, क्यों? क्योंकि सेम इलेक्ट्रोलाइट है, सेम इलेक्ट्रोलाइट रहेगा तो कॉन्सेंट्रेशन दोनों का क्या होता है, या सेल कॉन्स्टेंट क्या होता है, दोनों का सेम होता है। तो हम क्या करते हैं 0.5 पर क्या लिखाते हैं, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालते हैं अपना मन से। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का फॉर्मूला था C/L/, अपना मन से इसलिए निकालना है क्योंकि हमको L/A निकालना है। तो इस कंसंट्रेशन पर निकालते हैं, इस कंसंट्रेशन पर जब हम निकालें तो K बराबर होता है C/L/A। तो अब चूँकि C क्या होता है कंडक्टेंस, C बराबर क्या होता है 1/R, 1/R होता है। तो यहाँ पर C के जगह पर 1/R लिख दिए, तो यहाँ पर R का वैल्यू कितना दिया, तो 280, तो 280 हो गया। यहाँ पर देख लीजिए, हमको यहाँ पर देखिए L/A जो हम निकाले हैं यहाँ पर, चलिए हम L/A यहाँ पर निकालते हैं। तो L/A 1.4 कैसे आ गया, तो L 1/4 कैसे आ गया यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर चलिए ये तो हो गया, यहाँ पर 0.5 कॉन्सेंट्रेशन का ये था, 0.5 कॉन्सेंट्रेशन का कप्पा था। अब क्या करते हैं 0.2 कॉन्सेंट्रेशन पर कप्पा निकालते हैं, यानी उसका भी स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालते हैं, दोनों के स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालें। स्पेसिफिक कंडक्टेंस पहले इसको निकालते हैं, इसमें C/L/A होगा, जबकि C बराबर हमको दिया है 1/50, तो 1/50 दिया गया है और स्पेसिफिक कंडक्टेंस इसमें दिया गया है 1.4। तो यहाँ पर 1.4 और 1/50 ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो L/A यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 50, और यहाँ पर 1.4 और 50 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया L/A का वैल्यू क्या है 1.4 × 50। तो अब चूँकि सेल कॉन्स्टेंट का वैल्यू तो दोनों का सेम होगा, क्यों? क्योंकि सेम इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो आप इस वाले में इस 0.5 कॉन्सेंट्रेशन में L/A का वैल्यू बैठा दीजिए, तो के बराबर हो जाएगा 1/80 और L/A का वैल्यू हम यहाँ से यहाँ पर बैठा दिए। अब चूँकि यहाँ से हमको क्या पता चल गया, कप्पा, क्या पता चल गया, कप्पा। तो कप्पा पता चल गया, यह स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो यहाँ पर ऊपर में के वैल्यू बैठा दीजिए, तो 1/80 हो गया, और 1.4 इंटू 1/80 1/280 इंटू 1.4 इंटू 50, यहाँ पर के का वैल्यू बैठा दीजिएगा, और 10 की पावर 3 रहबे करेगा। मोलरिटी 0.5 कॉन्सेंट्रेशन पर हमको पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, 0.5 पर हमको मोलर कंडक्टेंस पूछ रहा है, 0.5 पर। यहाँ पर देखिए 0.5 पर मोलर कंडक्टेंस पूछ रहा है, तो भाई मोलर कंडक्टेंस होता है λm, और 0.5 यानी मोलरिटी हमको दिया गया 0.5। जब इस सभी का वैल्यू पुट करके जब इसका सॉल्व कीजिएगा तो इसका 1/2 इंटू 10 की पावर 3 आएगा, यानी 2 और 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 2 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप समझे होंगे। इसमें सिंपल था क्या, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अलग दिया हुआ, देखिए 0.2 कॉन्सेंट्रेशन पर R दिया गया है और के का वैल्यू भी दिया गया है, तो 0.5 पर भी इसका रेजिस्टेंस दिया गया है और मोलर कंडक्टेंस पूछ रहा है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक फार्मूला, क्योंकि सेल कांस्टेंट निकालने, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोलाइट सेम है तो सेल कांस्टेंट दोनों का सेम होगा, दोनों कॉन्सेंट्रेशन पर, तो सेल कांस्टेंट दोनों को निकालते थे। इसमें सेल कांस्टेंट पहले लगता है 0.2 का निकालते था। सेल कांस्टेंट निकालने का फार्मूला होता है सबसे पहले स्पेसिफिक कंडक्टेंस बराबर C/L/A होते हैं, तो यहाँ से L/A का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि स्पेसिफिक कंडक्टेंस का वैल्यू दिया गया 1.4 और C का वैल्यू R का वैल्यू भी दिया गया 50। अब C बराबर होता है 1/R, तो ये हो गया। यहाँ से हमको क्या पता चल जाते हैं, तो यहाँ से L/A पता चल जाता है, L/A दोनों के लिए सेम होगा, तो इसमें L/A 0.5 वाला कॉन्सेंट्रेशन में बैठा देते हैं। जब बैठा देते हैं तो यहाँ से K का वैल्यू आ जाएगा 0.5 के लिए, यहाँ पर K का वैल्यू बैठा दीजिएगा, तो वही इसका आंसर आ जाएगा मोलर कंडक्टेंस का। तब मोलर कंडक्टेंस λm का वैल्यू आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब चूंकि इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन करते हैं, इसमें से भी कई बार जेई में एडवांस में क्वेश्चन है, वो भी हम कराते हैं थोड़ा थ्योरी करा करके। लेकिन चलिए अब चालू करते हैं। ये इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन क्या होता है ये समझिए। कहता है कि डाइल्यूशन क्या होता है, ओनली एड ऑफ सॉल्वेंट, जैसे मान लीजिए HCl और पानी का थोड़ा मोड़ा सोल्यूशन था, पहले थोड़ा पानी था थोड़ा सा HCl था, आप उसमें क्या कीजिए, पानी ऐड कीजिए, यानी सॉल्वेंट को ऐड कीजिए। पानी हमेशा सॉल्वेंट होता है क्योंकि अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो पानी का और ऐड कीजिए। तो कहता है कि जब HCl और वाटर का थोड़ा मोड़ा वाटर था, थोड़ा मोड़ा HCl था, तो मिलाया हुआ था, उसमें क्या कीजिए और पानी, और उसमें और पानी ऐड कीजिए, HCl नहीं पानी ऐड कीजिए।
तब HCl और मतलब पानी ऐड कीजिएगा तो HCl का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, दूर दूर चला जाएगा। मेरे भाई यहाँ पर समझिए, कहते हैं डाइल्यूशन। जब डाइल्यूशन कहने का मतलब क्या, किसी भी सॉल्यूशन में जब पानी मिलाइएगा, किसी भी सॉल्यूशन में पानी मिलाइएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर था HCl और H2O का थोड़ा पानी था, थोड़ा HCl था, इसका सोल्यूशन था। उसमें जब डाइल्यूशन कहने का मतलब जब पानी और मिलाए तो वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। कहने का मतलब यहाँ पर जो N हो गया Na+ और Cl-, पहले तो इतना ही पानी में घुरा था, अब जब और पानी यहाँ पर बढ़ा दीजिएगा तो Na और NaCl+ का मतलब Na+ और Cl- का आयन दूर दूर चला जाएगा, दूर दूर चला जाए। तो वही कह रहा है कि इंक्रीजिंग, तो कहता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज। कहने का मतलब जब यहाँ पर देखिए, जब नज़दीक में था तो नज़दीक में फंसा हुआ था, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब आप डाइल्यूशन किए यानी पानी को बढ़ाए, इंक्रीज किए, तो क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट से Na+ और Cl- का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दूर दूर हो जाएगा। नहीं समझे, फिर समझिए। जैसे यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर एक सॉल्यूशन था, पहले पानी इतना था तो ये दोनों मॉलिक्यूल इस प्रकार से था। जब पानी को पूरा भर दिए, पूरा और डाइल्यूशन किया यानी पानी को भरे, तो बी मॉलिक्यूल तो अब दूर चला गया, इसका अट्रैक्शन तो और कम होने हो जाएगा। तो वही यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर देख लीजिए, एक मिनट हाँ, तो यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर जब कहता है कि डाइल्यूशन कीजिएगा तो इंक्रीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी आयन जो होगा दूर दूर चला जाएगा। आयन दूर दूर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स को कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज हो जाएगा। यानी पहले जब सॉल्यूशन में जैसे मान लीजिए यहाँ पर सॉल्यूशन था, इसमें इतना पानी था तो इतना ही के बीच में सभी आयन था, लेकिन अब जो पानी इतना दे दिए तो अब इतना दूर में चला जाएगा ना, आयन तो सेम है लेकिन आयन दूर दूर चला गया। तो वही कह रहा है कि डिक्रीज हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स का। और चलिए अब किस में डाइल्यूशन करने पर क्या होता है वो देखते हैं। कहता है कि जब मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और कंडक्टेंस, इस दोनों में क्या कहते हैं, मोलर कंडक्टेंस लैम्डा ई एंड कंडक्टेंस इंक्रीजिंग ऑफ डाइल्यूशन। कहता है कि जब इन तीनों में पानी और ज़्यादा मिलाइएगा, इंक्रीजिंग कीजिएगा डाइल्यूशन का, तो डिक्रीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। कहने का मतलब जब इन तीनों में आप पानी मिलाइएगा तो पहले इतना में था सभी मॉलिक्यूल्स, आप पानी दीजिएगा, भर दीजिएगा तो यहाँ पर पूरा में अब हो जाएगा, पूरा में हो जाएगा तो क्या होगा, आयंस का डिस्टेंस यानी इलेक्ट्रोलाइट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज हो जाएगा। पहले इतना में था तो पूरा तगड़ा से बना हुआ था, लेकिन दूर गया था, अब इस दोनों का कॉन्ट्रैक्शन, दोनों का दोस्ती तो अब दूर हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर। अब ये ऐसा क्यों होता है, यहाँ पर देख लीजिए, अल्फा बराबर आप लोग पढ़े होंगे √K/C, यानी जब कंडक्टेंस जो होता है यहाँ पर अल्फा यानी इंक्रीज कीजिएगा, अल्फा यानी वाटर का मॉलिक्यूल, जब पानी का भी इंक्रीज कीजिएगा तो कंडक्टेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो वही चलिए समझते हैं, थोड़ा हम नहीं समझेंगे तो और समझाते हैं, कोशिश करते हैं। कहता है कि जब जैसे मान लीजिए कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, अल्फा बराबर K/C √, में तो ये डिक्रीज, जब ये कंडक्टेंस को डिक्रीज कीजिएगा तो अल्फा क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। कहते हैं जब नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन, कहता है कि जब वीक एसिड में क्या होता है, वो तो पूर्ण रूप से डिसोसिएट होता नहीं रहता वीक एसिड में, जब पानी मिलाते हैं इसमें तो ये तो और दूर दूर चला जाता है। दूर दूर कहने का मतलब ये तब पूर्ण रूप से डिसोसिएट होने लगता है। ये क्या होता है, पूर्ण रूप से डिसोसिएट होने लगता है तो इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आयंस और बढ़ने लगा, क्योंकि पूर्ण रूप से डिसोसिएट होने लगा। जैसे CH3 था तो पहले तो पूर्ण रूप से डिसोसिएट नहीं हो रहा था, पहले पूर्ण रूप से डिसोसिएट हो नहीं रहा था, लेकिन जब डाइल्यूशन किए, पानी दिए तो ये पूर्ण रूप से डिसोसिएट होने लगा, CH3COH भी। तो वही कहता है कि जब यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट में जब नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज इन ऑन डाइल्यूशन, तो कहता है जब आप पानी मिलाइएगा वीक एसिड में तो ये इसका आयन बढ़ जाएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में वो कहते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन आयंस इंक्रीज, सो मूवमेशन ऑफ आयन आल्सो इंक्रीज। इसमें तो इंक्रीज था ही, और इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी मिलाइएगा तो इसमें और दूर हो जाएगा, मतलब इसमें और दूर हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में दूर मॉलिक्यूल क्योंकि पूर्ण रूप से डिसोसिएट हो जाता है, इसका दूर था ही, और इसमें भी मिलाइएगा तो और दूर चल जाएगा, जिससे पूर्ण रूप से फ्री हो जाएगा। कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए आपको अकेला दौड़ाते हैं किसी रेस में, आपको भीड़ भाड़ में दौड़ाते हैं, तो भीड़ वाले आदमी क्या होगा, कम दौड़ पाएगा, लेकिन अकेला वाला ज़्यादा दौड़ पाएगा। तो वही है, जब डाइल्यूशन करते हैं तब आयंस का बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसके कारण वो इजीली मूव करने लगता है वाटर या किसी भी सॉल्यूशन में। तो वही कह रहा है कि जब वीक इलेक्ट्रोलाइट में जब वाटर को फेंट मिलाइएगा, इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है तब ये वीक एसिड होता है, ये पूर्ण रूप से डिसोसिएट होने लगता है, इसके बाद आयन का डिस्टेंस बढ़ने लगता है,
जिसके कारण इजीली इसका आयंस मूव करने लगता है। तो वही कहता है कि नंबर ऑफ, यहाँ पर देख लीजिए, एक मिनट सॉरी, यहाँ पर देख लीजिए, सॉरी एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पर देख लीजिए, तो कहता है कि नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन। कहते हैं वीक एसिड में जब नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाएगा, जब पानी मिलाइएगा, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में वही भी होगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन बाट कहता है कि बाट कंडक्टिविटी डिक्रीज, यहाँ पर लेमडा एम तो इंक्रीज करेगा, मोलर कंडक्टेंस भी इंक्रीज करेगा, लेमडा ई भी इंक्रीज करेगा, कंडक्टेंस भी इंक्रीज करेगा, लेकिन कंडक्टिविटी यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज कर जाएगा, यानी कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगा। क्यों डिक्रीज करेगा? क्योंकि पहले देखिए उसका फार्मूला क्या है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ज़्यादा आयंस प्रभाव होता है, उसी को कहता है कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कहता है। अब चूँकि जब हम पानी मिलाएंगे तो 1 सेंटीमीटर में जो आयन था वो अब जब पानी इसमें मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, आयन तो दूर हो जाएगा। तो अब 1 सेंटीमीटर क्यूब में तो बहुत कम आयन बचेगा ना मेरे भाई। नहीं समझे, एक बार समझाते हैं। कंडक्टिविटी क्यों डिक्रीज हो जाता है, मोलर कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी क्यों डिक्रीज कर जाता है? क्योंकि इसका फार्मूला है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना आयंस प्रभाव होता है, उसी को क्या कहते हैं, मोलर, इसी को कहता है क्या, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। जब वाटर मिलाइएगा पूरा सोल्यूशन में तो इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब वाला आयन बहुत दूर दूर चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, दूर दूर चल जाएगा, जिससे 1 सेंटीमीटर क्यूब में तो आयन घट जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाता है, बट कंडक्टिविटी डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग, यहाँ पर कहता है कि ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन और डिक्रीजिंग और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब में पहले मान लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब में पहले 20 आयन था, जब पानी मिलाए तो 20 आयन पूरा फैलने लगा। तो अब यहाँ पर कितना आयन बचेगा, बहुत कम बचेगा, 20 से तो बहुत कम बन जाएगा। तो वही यहाँ पर कह रहा है इंक्रीजिंग ऑफ डाइल्यूशन कीजिएगा तो डिक्रीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट आप कहता है कि जब पानी मिला दीजिएगा तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट कम ही हो जाएगी, क्योंकि पूरा आयन फैलने लगेगा। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे एक और समझ लीजिए, रीजन है नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीज, वही ना कह रहे हैं। 1 सेंटीमीटर में जो पहले जितना आयन था जब पानी मिलाएगा तो दूर दूर भाग जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर में अब क्यूब कम हो जाएगा, जिससे कारण इसका कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का डिक्रीज हो जाएगा। चलिए, एक जेईई मेंस का इसी कॉन्सेप्ट पर आया था, देखिए हम इसीलिए इतना जोर दे रहे थे क्योंकि इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए। चलिए देखिए कहते हैं कंसीडर द स्टेटमेंट S1 एंड S2। कहते हैं कि S1 और S2 दोनों दिया गया है, तो बताइए हमको इन दोनों में से कौन सही है। तो पहले इसको समझने के लिए पहले यहाँ पर समझ लीजिए कंडक्टिविटी का मतलब कंडक्टेंस। जब आप पानी मिलाइएगा किसी भी सॉल्यूशन में तो क्या हो जाएगा, उसका कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी हो गया क्या, यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस। जब वाटर में पानी मिलाइएगा तो क्या होगा, जब पानी मिलाइएगा, ज़्यादा डाइल्यूशन कीजिएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंडक्टिविटी क्या होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब में, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में जब डाइल्यूशन पानी मिलाएगा तो आयन बढ़ जाएगा, दूर दूर चल जाएगा, इसलिए इसका कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा जब डाइल्यूशन कीजिएगा। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन भी डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन, कहने का मतलब क्या, पहले इतना भी था, अब लेकिन क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पानी ज़्यादा हो जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ जाएगा। ये हो गया किस चीज़ का, कंडक्टिविटी का। जब वह मोलर कंडक्टेंस में जब बढ़ाइएगा, मोलर कंडक्टेंस में डाइल्यूशन कीजिएगा तो इसमें और आयन फ्री होगा, तो इसमें और बढ़ जाएगा, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन इसमें भी डिक्रीज हो जाएगा। अब चलिए पॉइंट करते हैं, तो क्या लिखा गया, तो कहता है कि मोलर कंडक्टेंस ऑलवेज इंक्रीज विद डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। देखिए यहाँ पर देखिए, कहता है कि मोलर कंडक्टेंस को बढ़ाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, ऑलवेज इंक्रीज करेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है मोलर कंडक्टेंस अगर बढ़ाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है कि मोलर कंडक्टेंस ऑलवेज इंक्रीज विद डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नहीं, एक मिनट सॉरी यहाँ ये पॉइंट सही है। क्या कहते हैं यहाँ पर कह रहे हैं मोलर कंडक्टेंस ऑलवेज इंक्रीज विद डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये सेकेंड पॉइंट है, ये सही होगा। क्यों होगा, यहाँ पर देखिए मोलर कंडक्टेंस, लैम्डा एम को मोलर कंडक्टेंस होता है, मोलर कंडक्टेंस जितना बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन तो उतना कम ही होगा, तो वही लिखा गया मोलर कंडक्टेंस ऑलवेज इंक्रीज विद डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है। तो ये सेकेंड सही है। आप फर्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं, फर्स्ट कह रहा है कि कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीज, कंडक्टिविटी कहता है कि ऑलवेज इंक्रीज करेगा,
विद डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर देखिए जब कंडक्टिविटी डिक्रीज कर रहे हैं, कंडक्टिविटी डिक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पर आप कंडक्टिविटी को जब हम इंक्रीज करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, कंडक्टिविटी कह रहा है कि बढ़ाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन क्या करेगा, घट जाता है। मेरे भैया ये गलत पॉइंट्स हैं, नहीं समझ रहे हैं आप, थोड़ा मोड़ा समझिए। कहता है कि कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीज, कंडक्टिविटी को जब ऑलवेज आप इंक्रीज कीजिएगा तो क्या कहता है कि विल डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स डिक्रीज करेगा नहीं, और घटाइए, क्योंकि ये अगर कंडक्टिविटी को बढ़ाइएगा तो इलेक्ट्रो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये नहीं लिखा गया है, इसीलिए S1 पॉइंट गलती होगा, S2 सही होगा। तो यहाँ पर लिखा गया है S1 इज रॉन्ग, S1 ठीक है में रॉन्ग है और S2 क्या है, करेक्ट है। चलिए आई होप कि आप पूरा समझे होंगे। चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं।